वहीं दूसरी तरफ रावल अपनी इंडिया वाली कंपनी पहुंच चुका था। रात काफी आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन कंपनी की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर अभी भी हल्की रोशनी चल रही थी। पूरे कॉरिडोर में गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। जैसे ही रावल की कार बिल्डिंग के सामने रुकी, वहां पहले से खड़ा रॉबर्ट तुरंत सीधा होकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में 3 मोटी फाइलें थी और चेहरे पर हमेशा की तरह गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। रावल बिना किसी से कुछ बोले तेज कदमों से अंदर बढ़ गया। उसकी चाल में वही कॉन्फिडेंस और रौब था जिसे देखकर रास्ते में मिलने वाला हर एम्प्लॉय आदर से सिर झुका रहा था। रॉबर्ट भी एक शब्द बोले बिना उसके पीछे पीछे चलता रहा। दोनों सीधे रावल के प्राइवेट ऑफिस में पहुंचे। अंदर आते ही रावल ने अपना कोट उतार कर कुर्सी के पीछे टांगा और बिना समय गवाए अपनी बड़ी ब्लैक चेयर पर बैठ गया। कमरे में कुछ पल के लिए पूरी खामोशी छा गई थी। रावल ने सामने खड़े रॉबर्ट की तरफ देखा और बस हल्का सा इशारा किया। इतना ही काफी था। रॉबर्ट तुरंत आगे बढ़ा और अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइलें बड़ी सावधानी से टेबल पर रख दी। एक बात पहले ही बता दो, रॉबर्ट, रावल और डेविड यानी अमेरिका वाले सभी लोग आपस में हमेशा इंग्लिश में ही बात करते हैं, चाहे सामने कोई भी हो। उनकी बातचीत का मीडियम हमेशा इंग्लिश ही रहता है। हालांकि मैं यहाँ पे सभी चीजें मिलने हिंदी में ही बोल रही हूँ। टेबल पर रखी तीनों फाइलों में से एक रावल ने सबसे पहले ऊपर वाली फाइल उठाई। वो आयशा की फाइल थी। जैसे ही रावल ने उसे हाथ में लिया, रॉबर्ट ने बिना देर किए इंग्लिश में उसकी जानकारी देना शुरू कर दिया। सर, ये मिस आयशा है। इनकी उम्र 21 साल है। ये एक कॉलेज में इंजीनियर का कोर्स कर रही हैं। इनके परिवार में इनकी मम्मी पापा और एक छोटा भाई है। रॉबर्ट की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी, जबकि रावल चुपचाप फाइलें देखकर उनके हर पन्ने को ध्यान से देख रहा था। पहले पेज पर आयशा की तस्वीर थी, उसके बाद परिवार की तस्वीरें थी और फिर दोस्तों के साथ कई फोटोग्राफ्स लगे हुए थे। उनकी तस्वीरों में साहिल, रैन, सौम्या और एलेक्स भी दिखाई दे रहे थे। रावल की नजर कुछ सेकंड के लिए तस्वीरों पर ठहर से गई थी। उसने बिना कुछ कहे पूरी फाइल बंद की और वापस टेबल पर रख दी। इसके बाद उसने दूसरी फाइल उठाई। ये रैन की फाइल थी। रॉबर्ट ने एक बार फिर इंग्लिश में जानकारी देना शुरू कर दिया। सर, ये मिस रैन है। इनकी उम्र 23 साल है। ये अमेरिका से आई हैं। ये यहाँ घूमने आए थी और इनके बॉयफ्रेंड एलेक्स भी इनके साथ ही हैं। दोनों यहाँ घूमने आए थे, लेकिन उसके बाद कहीं और नहीं गए। इनके परिवार में सिर्फ इनकी माँ ही है। इनके पापा ने इनके बचपन में ही इनकी माँ को डिवोर्स दे दिया था। रॉबर्ट लगातार बोलता रहा, लेकिन इस बार रावल ने फाइल खोलने की भी जरूरत नहीं समझी। उसने बस फाइल को हाथ में कुछ पल रखा, फिर वापस टेबल पर रख दिया। इसके बाद उसकी उंगलियां धीरे धीरे तीसरी और आखिरी फाइल तक पहुंची। जैसे ही उसने वो फाइल उठाई, उसकी नजर कुछ पल के लिए उसके कवर पर टिक सी गई थी। ये थी सौम्या की फाइल। रॉबर्ट के चेहरे के भाव इस बार थोड़े अलग थे। उसने हल्का सा असहज होकर गला साफ किया और फिर इंग्लिश में बोलना शुरू किया। सर, इनके बारे में हमें कुछ ज्यादा पता नहीं चल पाया है। न इनके परिवार के बारे में कोई खास जानकारी मिली है। बस इतना पता चला है कि इनके बड़े भाई हैं, एक बिजनेसमैन ही है जिनका खुद का बिजनेस है। ये कहते हुए रॉबर्ट खुद भी हैरान था, क्योंकि किसी की इतनी कम जानकारी मिलना उसके लिए बेहद एबनॉर्मल सी बात थी। उधर रावल की नजर अभी भी उसी फाइल पर टिकी हुई थी। कमरे में फिर से खामोशी फैल गई थी, लेकिन इस बार खामोशी सिर्फ एक फाइल की नहीं बल्कि अनसुलझे सवालों की भी थी। रॉबर्ट ने फाइल के आखिरी पन्ने पर एक नजर डाली, फिर रावल की तरफ देखते हुए इंग्लिश में आगे कहा, सर, ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्टूडेंट है और साथ ही नॉवल भी लिखती है। उसकी बात खत्म होते ही कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई थी। रावल अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा था, लेकिन उसकी उंगलियां धीरे धीरे टेबल तक दस्तक दे रही थी, जैसा उसका दिमाग बहुत तेजी से किसी पहेली को जोड़ने में लगा हो। उसने हल्का सा सिर उठाकर रॉबर्ट की तरफ देखा और गंभीर सी वॉइस में बोला, इन तीनों की लाइन तो बिल्कुल अलग है। फिर ये मिले कहाँ और कैसे? कुछ पता चला? उसके सवाल में सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं बल्कि गहरी पड़ताल करने वाली आदत भी साफ झलक रही थी। रॉबर्ट ने बिना घबराए जवाब दिया, नहीं सर, लेकिन हम बहुत जल्द पता लगा लेंगे। उसकी आवाज में पूरा कॉन्फिडेंस था। रावल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ हल्का सा हाथ उठाकर इशारा किया। रॉबर्ट तुरंत समझ गया कि अब उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। उसने रिस्पेक्ट से सर झुकाया, चुपचाप पीछे मुड़ा और ऑफिस से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही पूरा कमरा फिर से एक बार खामोशी से डूब गया था। अब कमरे में सिर्फ रावल था और उसके सामने रखी थी सौम्या की फाइल।
उसने धीरे धीरे उसे खोला। जैसे ही पहला पन्ना उसके सामने आया, उसकी नजर उस तस्वीर पर जाकर ठहर सी गई थी। तस्वीर में सौम्या बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने बच्चों जैसी गुलाबी रंग की एक टैडी ड्रेस पहन रखी थी और मासूमियत से हंस रही थी। उसकी मुस्कान इतनी सच्ची थी कि तस्वीर भी जिंदा सी महसूस हो रही थी। रेवल कुछ पल तक बिना पलक झपकाए उसके फोटो को ही देखता रहा। फिर उसने बहुत ही सावधानी से उस फोटो को फाइल से निकाला और अपने उंगलियों के बीच पकड़ ली। उसकी नजरें अब भी उसी चेहरे पर टिकी हुई थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने बेहद धीमी सी आवाज में बोला, मेरी स्नो वाइट, तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा मुझसे? हाँ। रेवल किंग से पंगा लेने में उसने फोटो पर धीरे से उंगली फिराई, जैसे सामने बैठी सौम्या से ही बात कर रहा हो। फिर उसकी आवाज और भी ज्यादा धीमी हो गई, चलो कोई नहीं मेरी छोटी सी रैबिट, तुम्हें सब मैं अपने तरीके से सिखाऊंगा। तुम्हें क्या लगा अपने इन्फॉर्मेशन हाइड करके तुम बच जाओगे? उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उतर आई थी। नहीं मेरी रैबिट, फर्स्ट तो तुम अब गई हो। वो ये सब इतने सुकून से कह रहा था जैसे उसने अपने मन में पहले ही कोई फैसला तय कर लिया हो। रेवल धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ में अभी भी सौम्या की फोटो थी। वो खिड़की के पास जाकर कुछ पल तक बाहर पहले अंधेरे को देखता रहा, फिर दोबारा तस्वीर की तरफ नजर डालते हुए धीमे लेकिन ठोस लहजे में कहा, तैयार रहना मेरी जान अपने रेवल किंग की कैद में आने के लिए, क्योंकि तब तुम्हें पता चलेगा रेवल से पंगा लेने का अंजाम आखिर क्या होता है। उसकी आवाज में चेतावनी थी और अजीब सा अपनापन भी। अगले ही पल उसके चेहरे के भाव हल्के से बदल गए थे। उसने तस्वीर को गौर से देखते हुए लगभग मुस्कुरा कर कहा, लेकिन मानना पड़ेगा बहुत खूबसूरत हो तुम्हारी जैसी कांच की गुड़िया तो कांच के डब्बे में ही अच्छी लगती है, जिसमें कभी भी मैं आँच नहीं आने दूंगा। ये कहते हुए उसकी उंगलियां तस्वीर के किनारे पर कस गई थी। कुछ सेकंड बाद उसके होठों पर एक ठंडी शैतानी मुस्कान फैल गई थी। उसने अचानक सिर ऊपर उठाया और पूरे कमरे में गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम सिर्फ रेवल किंग की हो अब। उसकी आवाज खाली ऑफिस की दीवारों से टकरा कर कई बार गूंज उठी, जबकि उसके हाथों में थमी सौम्या की तस्वीर अभी भी उसी तरह बिल्कुल सेफ थी। वहीं दूसरी तरफ अद्वैत, इनाया और रैन को अपने साथ लेकर घर पहुंच चुका था। पूरे रास्ते कार के अंदर अजीब सी खामोशी छाई रही। सौम्या कई बार कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन हर बार सामने बैठे अपने बड़े भाई का चेहरा देखकर उसके होठों तक शब्द आकर वापस लौट जाते थे। उसे अच्छी तरह पता था कि इस समय कुछ भी बोल पाना ठीक नहीं होगा। आयशा और रैन की हालत भी उससे अलग नहीं थी। दोनों एक दूसरे की तरफ देख तो जरूर रही थी, लेकिन किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। कुछ ही देर बाद सभी घर के अंदर पहुंचे। घर के ड्राइंग रूम की लाइटें जल रही थी और अंदर अनुश्री पहले से ही मौजूद थी। सौम्या की सगी बहन थी वो। हालांकि अब उनका पूरा परिवार गांव में ही रहता था, लेकिन इस समय अनुश्री यही थी। उसने दरवाजे की तरफ देखा, सभी को एक साथ अंदर आते हुए पाया और बिना कुछ पूछे बस हल्की सी नजर उन पर डाल दी। घर के अंदर का माहौल बिल्कुल शांत था, लेकिन उस खामोशी के पीछे हर किसी के मन में अपनी अपनी ही बातें चल रही थी। घर पहुंचते ही सभी अपने अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चले गए। कुछ देर बाद जब सब वापस आए तो डाइनिंग टेबल पर खाना लग चुका था। अनुश्री अपना खाना पहले ही खाकर अपने कमरे में जा चुकी थी। अब टेबल पर सिर्फ अद्वैत, सौम्या, आयशा और रैन बैठे हुए थे। प्लेटों में खाना परोसा जा चुका था और कुछ पल तक सिर्फ स्पून्स की आवाज ही सुनाई दे रही थी। तभी अद्वैत ने खाना खाते खाते अपनी नजर सौम्या पर डाली और गंभीर सी वॉइस में बोला, इतनी लेट तुम वहां क्या कर रही थी? मम्मी पापा गांव चले गए तो क्या तुम्हारी पूरी आजादी ही मिल गई है क्या तुम्हें? उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन सामने बैठे सौम्या पर जैसे उसकी डांट का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो बिल्कुल आराम से खाना खाती रही। कभी एक निवाला खाती तो कभी पानी पीते, फिर बीच बीच में बिना कोई जवाब दिए अपने भाई की पूरी डांट सुनती रहती। माहौल ऐसा लग रहा था जैसे टीवी पर कोई लंबा प्रवचन चल रहा हो और पूरी तसल्ली से वो सुनते सुनते खाना खत्म कर रही हो। कुछ देर बाद खाना समाप्त हुआ। अद्वैत बिना कुछ बोले उठकर अपने कमरे में चला गया। उसके पीछे पीछे बाकी सभी भी अपने कमरे की ओर बढ़ गए। सौम्या, आयशा और रैन एक ही कमरे में थी। तीनों के चेहरे ऐसे बने हुए थे जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई हो। कमरे में घुसते ही कुछ सेकंड के लिए कोई कुछ भी नहीं बोला। फिर सौम्या ने धीरे से जाकर दरवाजा बंद किया और लॉक कर दिया। बस अगले ही पल पूरे कमरे का माहौल बिल्कुल बदल सा गया था। आयशा ने सबसे पहले लंबी सांस छोड़ी और एक्साइटमेंट से बोली, यार कितना हैंडसम था वो। उसकी आवाज में अभी भी रेवल की तस्वीरें घूम रही थी। रैन ने भी तुरंत मुस्कुराकर उसकी बात का साथ दिया, जबकि आयशा ने सिर हिलाकर जोर से कहा, हाँ हाँ हाँ
दोनों की बातें सुनकर सौम्या ने तुरंत हाथ उठाकर उन्हें चुप रहने का इशारा कराया। उसके चेहरे पर इस बार शरारत की जगह गंभीरता थी। वो बिना कुछ बोले टेबल के पास गई, अपना लैपटॉप ऑन किया और कुछ ही सेकंड में साहिल और एलेक्स को वीडियो कॉल लगा दी। उधर साहिल और एलेक्स इस समय स्नो वाइट विला में ही थे। वे दोनों पहले ही वहां से वापस लौट आए थे और कॉल का ही इंतजार कर रहे थे। स्क्रीन पर दोनों के चेहरे दिखाई देते ही कमरे में फिर से बातचीत शुरू हो गई थी, लेकिन इन सब से अलग सौम्या के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। उसे पूरा यकीन था कि अब तक रेवल समझ चुका होगा कि वो स्नो वाइट वही है। उसके होठों पर हल्की सी मिस्टीरियस सी स्माइल आ गई थी। उसने मन ही मन सोचा, अब शुरू होगा असली खेल। और उसी सोच के साथ उसकी आंखों में एक नई चुनौती की चमक उभर आई थी। इतना कहकर सौम्या ने लैपटॉप की स्क्रीन पर एक आखिरी नजर डाली और फिर बिना कुछ बोले कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। स्क्रीन काली होते ही कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी सी छा गई थी। साहिर और एलेक्स ने भी दूसरी तरफ से एक दूसरे की ओर देखा, क्योंकि अब सभी समझ चुके थे कि आगे जो होने वाला है वो पहले से कई ज्यादा डेंजरस और दिलचस्प होने वाला है। कुछ देर तक चारों ने अगली प्लानिंग के बारे में बातें की। फिर तय हुआ कि अब बाकी बातें कल मिलकर करेंगे। एक एक करके सबने एक दूसरे को कल मिलते हैं कहा और फिर कॉल इसी तरह से डिस्कनेक्ट हुई थी। कमरे में सिर्फ सौम्या, आयशा और रैनी थी। दिन भर की भागदौड़ और तनाव के बाद तीनों ने धीरे धीरे अपने बिस्तर संभाले। बाहर रात पूरी तरह गहरी हो चुकी थी। खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दों को हल्का हल्का हिला रही थी। कुछ ही देर बाद कमरे की लाइट बंद हुई और तीनों अपने अपने ख्यालों के साथ सो गए। वहीं दूसरी तरफ उसी समय रेवल के फोन पर भी उसके घर का कॉल आ चुका था। उसने ज्यादा देर बाहर रुकना ठीक नहीं समझा और सीधे अपने विला की तरफ निकल गया था। रास्ते भर उसकी नजरें सामने थी, लेकिन उसके हाथ में अभी भी स्नो वाइट की वही फाइल थी जिसे वो अपने ऑफिस से अपने साथ ही लेकर आ गया था। कुछ देर बाद उसकी कार विला के बिल्कुल बड़े से गेट के सामने आकर रुकी और उसके अंदर एंटर हुई। गाड़ी रुकते ही उसने फाइल उठाई, दरवाजा खोला और अंदर की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो हॉल में पहुंचा, उसकी माँ पहले से ही वहां उसका इंतजार करती हुई उसे मिली। उनके चेहरे पर हल्की सी राहत दिखाई दी। उन्होंने प्यार भरे लहजे में कहा, बेटा पहले फ्रेश हो जाइए, हम आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। रावल ने बस हल्का सा सिर हिलाया और ऊपर जाने लगा। उसी समय निया और स्वाति की नजर भी उस पर पड़ गई। दोनों थोड़ी दूरी से उसे ही देख रही थी। स्वाति की नजर एक पल के लिए उसके हाथों में पड़ी फाइल पर जाकर रुक गई, लेकिन उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने मन ही मन सोचा, शायद रावल ऑफिस गया होगा, इसीलिए कोई फाइल उसके हाथ में होगी। उसके बाद रेवल अपने कमरे में आ गया, फ्रेश हुआ और कुछ देर बाद वापस नीचे आकर डाइनिंग हॉल में सबके साथ बैठ गया। डाइनिंग टेबल पर माहौल बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन रेवल के मन में बहुत कुछ चल रहा था। अब उसे पूरी तरह एहसास हो चुका था कि निया और स्वाति आखिर क्या करने वाली है। यही सोचकर उसके होठों पर एक बेहद ही मिस्टीरियस से मुस्कान आ गई थी। वो बिना किसी को अपने मन की बात समझने दिए बिल्कुल नॉर्मल तरीके से खाना खाता रहा। बीच बीच में उसकी नजर अनजाने में निया और स्वाति की तरफ चली जाती थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी शक या हैरानी नहीं थी, जैसे वो पहले से ही उनकी हर चाल समझ रहा हो। डिनर खत्म होते ही उसके बाद वो कुछ देर तक हॉल में ही अपनी माँ और दादी के साथ बैठा रहा। फैमिली की नॉर्मल बातें होती रही और वो भी शांत होकर उनका साथ देता रहा। फिर उनसे सबसे अनुमति ली और अपने कमरे की तरफ चला गया। उधर निया और स्वाति भी अपने कमरे में लौट आई थी। दोनों एक ही कमरे में रह रही थी, क्योंकि स्वाति कुछ दिनों के लिए निया के साथ रहने के लिए आई हुई थी। कमरे का दरवाजा बंद होते ही दोनों की आंखें फिर से वही छिपी हुई प्लानिंग चमकने लगी थी, जबकि दूसरी तरफ रेवल अपने कमरे में पहुंच चुका था और आने वाली रात के हर पल पहले से ही वो उस सब चीजों से वाकिफ था। उसने पहले ही घर वालों के सामने एग्जाम का बहाना बना दिया था ताकि कोई उससे सवाल न कर सके और न ही रात में उसके बारे में उसके कमरे से बाहर जाने पर कोई शक हो। तो आपके मन में कुछ डाउट उठ रहे होंगे, तो मैं बता दूं कि यहाँ पे जो बात की जा रही है वो स्वाति और निया के बारे में की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि रेवल को उनके प्लानिंग के बारे में पहले से ही पता था। हालांकि यहाँ पे कुछ डाउट्स होंगे जो कि आपके मन में रेज हो रहे होंगे। मुझे इतना लगा कि आपके मन में डाउट होगा तो मैंने इसको क्लियर कर दिया। बाकी अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। यही वजह थी कि अब पूरी तरह वो बेफिक्र थी। कमरे का दरवाजा बंद होते ही निया और स्वाति एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों की आंखों में अपनी अपनी प्लानिंग की चमक साफ दिखाई दे रही थी। अगले ही पल स्वाति बिना कुछ बोले जल्दी जल्दी वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ मिनट बाद जब दरवाजा खुला तो वो पूरी तरह तैयार होकर बाहर आई। उसने इस वक्त ब्लैक कलर का एक वन पीस पहन रखा था। उसकी चाल में कॉन्फिडेंस था और चेहरे पर हल्का सा मेकअप और
उसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा निखार रहा था। वो खुद को एक बार मिरर में देखकर हल्का सा मुस्कुराई। उसे देखते ही निया की आंखें एक पल के लिए बड़ी हो गई थी। उसने सिर से लेकर पैर तक उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोली, तू तो बिल्कुल गहर लग रही है। कहीं मेरे भाई को मार मत डालियो इन अपने अदाओं से। उसकी बात सुनकर स्वाति के होठों पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई थी। दरअसल उसने जानबूझकर काले रंग की ड्रेस चुनी थी क्योंकि निया उससे पहले ही बता चुकी थी कि रावल को ब्लैक कलर सबसे ज्यादा पसंद है। दोनों सुबह ही साथ में शॉपिंग करने के लिए गई थी और उसी समय ये ड्रेस खरीदी गई थी। तैयार होते होते निया अचानक कुछ सोच कर बोली, स्वाति मुझे आज कोई लड़की आती हुई तो नहीं दिखाई दी। निया की बात सुनकर स्वाति ने बालों को हल्का सा पीछे किया और मिरर में खुद को निहारते हुए मुस्कुराई। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस पहले से कहीं ज्यादा साफ दिखाई दे रहा था। उसने थोड़ा इतराते हुए कहा, क्या पता आज रेवल मेरा ही इंतजार कर रहा हो, क्या पता मैं उसे पसंद आ गई हूँ। उसके शब्दों में उम्मीद भी थी और खुद पर भरोसा भी। ये सुनते ही निया ने उसे छेड़ते हुए लंबी सी आवाज में कहा, ओए होए, मतलब किसका इंतजार किया जा रहा है। दोनों कुछ पल के लिए हंस पड़ी, लेकिन अगले ही पल निया के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने गहरी सांस ली और थोड़ी चिंता के साथ बोली, यार स्वाति, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ना थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। तुझे तो पता ही है ना कि भाई कैसे हैं। उसकी आवाज में इस बार मजाक नहीं बल्कि सच्ची चिंता थी। स्वाति उसकी तरफ आगे बढ़ी, उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखे और मुस्कुराकर बोली, तू चिंता क्यों कर रही है, मुझे कुछ नहीं होगा। और देख लेना, तेरी भाभी तो मैं ही बनूंगी। ये कहते हुए उसकी आंखों में जीत का कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा था। इतना बोलकर उसने एक आखिरी बार खुद को मिरर में देखा, फिर कमरे का दरवाजा खोला और धीमे से बाहर निकल गई। उधर दूसरी तरफ रावल अपने कमरे में बिल्कुल अकेला बैठा था। कमरे की हल्की पीली रोशनी उसके हाथों में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, सौम्या की। वह तस्वीर को बहुत देर से बिना पलक झपकाए देख रहा था। उसके चेहरे पर पहली बार एक अजीब सी नरमी उतर आई थी। उसने तस्वीर पर उंगलियां फिराई और बहुत ही धीमी सी आवाज में बोला, आई नीड यू स्नो वाइट, आई नीड यू मोर एंड मोर। ये कहते हुए उसने तस्वीर को बेहद संभाल कर अपने सीने से लगा लिया, जैसे किसी अनमोल चीज को खोने से बचा रहा हो। तभी कमरे के बाहर से दरवाजे की हल्की सी नॉक सुनाई दी। आवाज सुनते ही रेवल की आंखों में फिर से वही ठंडी गंभीरता लौट आई थी। बिना दरवाजा खोले ही वो समझ गया था कि बाहर स्वाति खड़ी है। पहले जो भी लड़की उसके कमरे तक आती, रेवल उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किए बिना कभी वापस नहीं जाने देता था। लेकिन अब उसके मन की बिल्कुल भी डायरेक्शन बदल चुकी थी। उसका दिल अब सिर्फ एक ही चेहरे पर उलझ चुका था और वो थी स्नो वाइट। उसने बड़ी सावधानी से उस तस्वीर को उठाया और अपने गद्दे के नीचे छिपा दिया। फिर बेड के पास रखा रिमोट उठाकर बटन दबाया। अगले ही पल कमरे का ऑटोमेटिक दरवाजा खुलने लगा धीरे धीरे। बाहर स्वाति पूरे कॉन्फिडेंस और स्टाइल के साथ खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। दरवाजा खुलते ही उसने अंदर कदम रखा और स्टाइलिश अंदाज में धीरे धीरे रावल के कमरे के अंदर चली आई। रावल ने जैसे ही स्वाति को कमरे के अंदर कदम रखते हुए देखा, उसके भीतर का गुस्सा और भी ज्यादा तेज होने लगा। बाहर से उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान जरूर थी, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था। उसे देखते ही उसका मन उसे यही खत्म कर देने को कर रहा था। दूसरी तरफ स्वाति इस मुस्कान का मतलब कुछ और ही समझ बैठी थी। उसे लगा कि उसकी पूरी प्लानिंग सफल हो चुकी है और रावल सच में उसी का इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा था। वो अपनी चाल में वही बनावटी नजाकत लिए धीरे धीरे रावल की तरफ बढ़ने लगी थी। उसके हर कदम में ये भरोसा था कि अब सब उसके हिसाब से होने वाला है। इसी बीच रावल ने बिना कुछ कहे हाथ में पकड़े रिमोट का बटन दबाया। अगले ही पल कमरे का ऑटोमेटिक दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। दरवाजा बंद होने की हल्की सी आवाज कमरे में गूंज उठी थी, लेकिन दोनों की नजरें अभी भी एक दूसरे पर ही टिकी हुई थी। रावल शांत भाव से बेड पर बैठ गया और बिना कोई प्रतिक्रिया दिए स्वाति को अपनी तरफ आते हुए देखता रहा। स्वाति उसके बिल्कुल पास पहुंची और बिना किसी झिझक के उसके पास बैठ गई। इस समय रावल ने सिर्फ एक लोअर और टी शर्ट पहन रखी थी। स्वाति ने मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपनी उंगलियां उसकी टी शर्ट पर फेरनी शुरू कर दी और धीमे कॉन्फिडेंस भरे लहजे में बोली, लगता है आप मेरा ही इंतजार कर रहे थे। रावल ने भी बाहर से उसे शांति और मुस्कुराने की आवाज बनाए रखी। उसने हल्के से उसकी कमर पकड़ते हुए कहा, बिल्कुल। उसकी आवाज इतनी सहज थी कि स्वाति का यकीन और भी ज्यादा मजबूत हो गया। उसे लगा कि उसकी जीत अब बस एक कदम दूर है। वो मुस्कुराते हुए थोड़ा और करीब झुकी, लेकिन अगले ही पल सब कुछ अचानक बदल सा गया था। रावल ने एक झटके में
पीछे से उसकी गर्दन को पकड़कर उसे अपनी तरफ आने से रोक दिया था और उसी तेज से उसे पीछे की ओर धक्का दे दिया था। अचानक हुए इस वार की उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसका संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे नीचे फर्श पर जाकर गिर पड़ी थी। जमीन पर गिरते ही स्वाति के भीतर के गुस्से की आग और भी ज्यादा भड़क उठी थी। दर्द की हल्की टीस उसके शरीर में दौड़ी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए फिर भी चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की। उसने ऊपर देखा और बनावटी मासूमियत से कहा, ये क्या, क्यों आपने किया? लेकिन जैसे ही उसकी नजर रेवल के चेहरे पर पड़ी, उसकी सांसें थम सी गई थी। कुछ सेकंड पहले जो चेहरा बिल्कुल मुस्कुरा रहा था, अब उसी पर खौफनाक गुस्सा छाया हुआ था। उसकी आंखों में ऐसी ठंडक थी और क्रोध था कि स्वाति का सारा कॉन्फिडेंस एक पल में टूट सा गया था। अगले ही पल रेवल तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। उसने पीछे से उसके बालों को कसकर पकड़ लिया। दर्द से स्वाति की चीख निकल गई थी। रेवल ने उसकी तरफ झुकते हुए बेहद ठंडी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मेरी मर्जी के बिना छुएगी? हाँ, तेरी औकात नहीं है इतनी। और तूने मेरी बहन को भी बहुत अच्छा पाठ पढ़ाया, जो उसने खुद तुझे मेरे कमरे तक भेज दिया। पहले तेरी सजा पूरी करते हैं, फिर उसकी बारी आएगी। ये कहते हुए उसने उसके बालों पर अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत कर दी और उसी पकड़ के सहारे अब ऊपर खींचकर उसे खड़ा कर दिया। वो खुद भी उसके सामने सीधा खड़ा हो गया। दर्द से स्वाति लगातार चीख रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे, लेकिन कमरे में की मोटी दीवारें और उसका पूरा साउंड प्रूफ होना उसकी चीख को उसी कमरे के अंदर कैद किए हुए था। बाहर पूरे विला में सब कुछ नॉर्मल था, जबकि उस कमरे के अंदर का माहौल हर बीतते पल के साथ और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। सुनाओ, आगे की स्टोरी आपको सुनाने वाली है मिस स्वरा। तो चलिए इनके साथ हम आगे के एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ निया अपने कमरे में बिस्तर पर आराम से बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही तरह की खुशी थी। उसे पूरा यकीन था कि उसकी बनाई हुई योजना अब सफल होने वाली है। उसके दिमाग में बार बार बस एक ही ख्याल घूम रहा था, अब स्वाति उसकी भाभी बनने वाली है। वह कभी मुस्कुराती, कभी तकिए को गले लगा लेती और फिर अपने ही ख्यालों में खो जाती। अगले ही पल उसने मन ही मन सोचना शुरू कर दिया, शादी में मैं क्या पहनूंगी? लहंगा पहनूं या गाउन? अगर थीम ब्लैक हुई तो? नहीं, रेड ज्यादा अच्छा लगेगा। उसकी आंखों में उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। वह इतनी ज्यादा अपनी कल्पनाओं में खो चुकी थी कि उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस प्लान को वह अपनी सबसे बड़ी कामयाबी समझ रही है, उसी समय उसी प्लान का अंजाम बिल्कुल उसकी सोच से उल्टा होने वाला था। कमरे में फैली हल्की रोशनी के बीच वह अपने ही सपनों में मुस्कुराती रही, जबकि सच्चाई उससे कोसों दूर थी। वहीं दूसरी तरफ स्नो व्हाइट विला पूरी तरह सन्नाटे में डूबा हुआ था। रात काफी गहरी हो चुकी थी। बाहर ठंडी हवा पुराने पेड़ों की सूखी शाखाओं को हिला रही थी और बीच बीच में खिड़कियों से टकराती हवा की आवाज पूरे विला को और भी रहस्यमय बना रही थी। साहिल और एलेक्स अपने अपने बिस्तर पर सो रहे थे कि तभी अचानक उस गहरे सन्नाटे के बीच किसी की पायल की धीमी छन छन सुनाई दी। दोनों की आंखें लगभग एक साथ खुल गईं। कमरे में अंधेरा था और कुछ पल तक दोनों बिना हिले डुले बस उस आवाज को सुनते रहे। यह पहली बार नहीं था। उन्हें ऐसी आवाजें पहले भी कई बार सुनाई दे चुकी थी। दरअसल जिस जगह पर आज स्नो व्हाइट विला बना हुआ था, वहां कभी एक पुराना कब्रिस्तान हुआ करता था। आसपास के लोग आज भी उस जगह के बारे में तरह तरह की बातें करते थे और रात के समय वहां आने से डरते थे। सबसे अजीब बात यह थी कि यह पायल की आवाज कभी भी सौम्या या दादाजी को सुनाई नहीं देती थी, लेकिन आयशा, रैन, साहिल और एलेक्स कई बार इन अनजानी आहटों को महसूस कर चुके थे। शायद यही वजह थी कि जब भी सौम्या रात में स्नो व्हाइट विला में रुकती थी, तो ये लोग भी उसके साथ रुक जाते थे, वरना अकेले रात बिताने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी।
साहिल और एलेक्स अक्सर मजाक में कहते थे कि इंसानों से तो वे लड़ लेंगे, लेकिन अगर सामने आत्माएं आ गईं, तो फिर क्या करेंगे? पायल की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। इस बार वह पहले से थोड़ी ज्यादा साफ थी, जैसे कोई धीरे धीरे लंबे गलियारे से चलता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा हो। साहिल ने चुपचाप एलेक्स की तरफ देखा, जबकि एलेक्स ने बिना कुछ बोले निगाहों से ही पूछा, तूने भी सुना? दोनों के गले सूखने लगे थे। दिल की धड़कनें पहले से तेज हो चुकी थी, लेकिन फिर भी दोनों ने खुद को सामान्य दिखाने की पूरी कोशिश की। कोई भी यह नहीं मानना चाहता था कि वह डर गया है। साहिल ने धीरे से लंबी सांस ली, जबकि एलेक्स ने हिम्मत जुटाकर बिस्तर से उठने की कोशिश की। बाहर से दोनों सामान्य बनने का नाटक कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों के मन में डर लगातार बढ़ता जा रहा था। कमरे के बाहर अब फिर वही रहस्यमयी खामोशी थी और दोनों अगली आहट का इंतजार करते हुए अनजाने डर के साथ एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कमरे के अंदर अब फिर से खामोशी लौट आई थी। स्वाति दर्द और डर के बीच खुद को संभालने की कोशिश ही कर रही थी कि अगले ही पल रेवल ने अपनी जेब से कुछ निकाला और बिना किसी जल्दबाजी के उसकी गर्दन के पास चुभो दिया। एक हल्की सी चुभन के साथ स्वाति की आंखें फैल गईं। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके होठों से कोई आवाज नहीं निकल पाई। धीरे धीरे उसका शरीर ढीला पड़ने लगा, उसकी पलकों पर भारीपन छाने लगा और कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह बेहोश होकर फर्श पर गिर गई। रेवल ने बिना किसी भाव के उसे एक नजर देखा। उसके चेहरे पर न गुस्सा बचा था, न दया, बस वही ठंडी बेरुखी थी। उसने धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा, आई हेट क्राइंग। इतना कहकर वह बिल्कुल शांत कदमों से कमरे की बालकनी की तरफ चला गया। बाहर रात की ठंडी हवा चल रही थी। उसने जेब से अपना फोन निकाला, किसी का नंबर मिलाया और कॉल जुड़ते ही सिर्फ इतना कहा, मेरे रूम में से गार्बेज उठा कर जाओ। लेकिन ध्यान रहे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सामने वाले को कुछ और कहने का मौका दिए बिना उसने कॉल काट दी। फिर बालकनी में लगे झूले पर जाकर बैठ गया और बिना किसी जल्दबाजी के अंधेरे में फैली रात को देखने लगा। कुछ ही देर बाद रात के सन्नाटे में कुछ काले साए विला की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। घड़ी में रात का 1 बज रहा था। पूरे घर में गहरी नींद का सन्नाटा पसरा हुआ था। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी वक्त विला के अंदर क्या हो रहा है। वे साए बेहद सावधानी से अंदर दाखिल हुए और बिना कोई आवाज किए सीधे रेवल के कमरे तक पहुंचे। दरवाजा पहले से खुला था। उन्होंने अंदर आकर बेहोश पड़ी स्वाति को उठाया और उतनी ही खामोशी से उसे अपने साथ लेकर बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद कमरे में ऐसा लग रहा था मानो वहां कुछ हुआ ही न हो। हर चीज अपनी जगह पर थी। बाहर बालकनी में बैठा रेवल अब भी सिगरेट के कश ले रहा था। जलती हुई सिगरेट की लाल चिंगारी अंधेरे में बार बार चमक रही थी। उसकी नजरें कहीं दूर टिकी थी, जैसे उसके मन में पहले से अगली चाल तय हो चुकी हो। कुछ देर बाद उसने सिगरेट का आखिरी कश लिया, उसे नीचे फेंका और धीरे धीरे वापस कमरे के अंदर आ गया। कमरे में आकर रेवल सीधे अपने बेड पर लेट गया। उसने छत की तरफ कुछ पल देखा, फिर आंखें बंद करने से पहले बहुत धीमी आवाज में बुदबुदाया, अब तुम्हें रेवल द किंग की कैद में आना होगा, मेरी स्नो वाइट, क्योंकि तुम अगर बाहर रही तो न जाने कितने लोगों की नजर तुम्हारे ऊपर पड़ेगी। उसकी आवाज में एक अजीब सा अधिकार महसूस हो रहा था। अगले ही पल उसके चेहरे पर हल्का सा गुस्सा उतर आया। उसने जबड़ा भींचते हुए कहा, और मुझे तुम्हारे ऊपर किसी की नजर बर्दाश्त नहीं है। तैयार रहना, माय बटरफ्लाई।
यह कहते हुए उसके होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान उभरी। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही पलों में गहरी नींद में खो गया। उधर दूसरी तरफ सौम्या अपने कमरे में पूरी तसल्ली के साथ सो रही थी। उसे लग रहा था कि उसने अपनी योजना का पहला कदम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी वही मासूम खूबसूरती, जिस पर उसे कभी ध्यान भी नहीं गया, आगे चलकर उसके अपने ही मकसद के रास्ते में सबसे बड़ी दुविधा बनने वाली थी। सुबह ठीक 6 बजे सौम्या की आंखें खुली। खिड़की से आती हल्की सुनहरी धूप कमरे में धीरे धीरे फैल रही थी और बाहर पक्षियों की चहचहाहट एक नई सुबह का एहसास करा रही थी। उसने कुछ पल छत की तरफ देखा, फिर बिना आलस किए उठकर सबसे पहले आयशा और रैन के पास गई। दोनों अब भी गहरी नींद में थी। सौम्या ने मुस्कुराते हुए पहले आयशा का कंधा हल्के से हिलाया, फिर रैन को उठाते हुए बोली, चलो उठो, बहुत काम है। दोनों ने उम्मीदी आंखों से उसकी तरफ देखा, फिर धीरे धीरे उठ बैठीं। कुछ ही देर में तीनों अपनी अपनी तैयारियों में लग गईं। पूरे कमरे में तैयार होने की हलचल शुरू हो गई। ठीक 7 बजे तक तीनों फ्रेश होकर घर से निकल चुकी थी। सुबह की ठंडी हवा उनके चेहरों से टकरा रही थी। कुछ देर बाद वे सीधे स्नो व्हाइट विला पहुंच गईं। विला के अंदर उस समय गहरा सन्नाटा था। ज्यादातर लोग अब भी सो रहे थे। केवल दादाजी जाग चुके थे। वे बरामदे में बैठे चाय की चुस्कियों के साथ सुबह की शांति का आनंद ले रहे थे। तीनों को देखते ही उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उधर साहिल और एलेक्स अब भी अपने कमरों में सो रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि सौम्या आ चुकी है, दोनों तुरंत उठ गए। कुछ ही देर में फ्रेश होकर वे भी नीचे आ गए। थोड़ी ही देर में पांचों एक साथ बैठकर बातें करने लगे। माहौल बिल्कुल हल्का और अपनापन भरा था। दादाजी भी कुछ देर उनके साथ बैठे रहे। कभी किसी बात पर मुस्कुरा देते तो कभी अपने अनुभव सुनाते। फिर उन्होंने घड़ी की तरफ देखा और उठते हुए बोले कि अब उन्हें घर जाना होगा। दरअसल दादाजी की भी अपनी एक फैमिली थी। उनकी पत्नी, 2 बेटे, 2 बेटियां और 5 पोते पोतियां थे। वह पेशे से एक वैज्ञानिक थे, इसलिए अपने काम के सिलसिले में कभी कभी स्नो व्हाइट विला आ जाया करते थे। सबने उन्हें मुस्कुराकर विदा किया। उनके जाने के बाद माहौल फिर थोड़ा शांत हो गया। तभी साहिल ने गंभीर होकर सौम्या की तरफ देखा और बोला, यार बिट्टू, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे वो रेवल कुछ ठीक नहीं लगा। वो जिस तरीके से तुझे देख रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि तेरे लिए उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसकी आवाज में मजाक नहीं, बल्कि सच्ची चिंता थी। साहिल की बात खत्म होते ही एलेक्स ने भी तुरंत सिर हिलाकर उसकी बात का समर्थन किया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, मैं मानता हूँ कि वो लड़कियों का सिर्फ यूज करता है, लेकिन तेरे लिए। मैंने उसकी आंखों में कुछ और ही देखा था। उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। तभी आयशा ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। वह मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुम दोनों क्यों टेंशन ले रहे हो? हमारी बिट्टू दिखती ही बच्चों की तरह है और इतनी क्यूट है कि कोई भी उसे देखता रह जाए। उसकी बात सुनते ही कमरे में हल्की सी हंसी गूंज गई। रैन भी मुस्कुरा दी और साहिल व एलेक्स ने भी एक दूसरे की तरफ देखकर सिर हिला दिया। सबके चेहरों पर हल्की मुस्कान लौट आई, लेकिन सौम्या अब भी पूरी तरह गंभीर थी। उसने सबकी तरफ एक नजर डाली और मुस्कुराकर बोली, अगर मस्ती मजाक हो गया हो तो अब काम करें।
इतना कहकर वह बिना किसी और बात का इंतजार किए अपने केबिन की तरफ बढ़ गई। उसके पीछे पीछे बाकी सब भी अपने अपने केबिन में चले गए। बाहर सुबह की रोशनी और तेज होती जा रही थी, जबकि अंदर हर कोई अपने अपने अगले मिशन की तैयारी में जुट चुका था। वहीं दूसरी तरफ रेवल सुबह सुबह ही अपनी कंपनी पहुंच गया था। आज का दिन उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि कुछ ही देर में एक बहुत बड़ी मीटिंग शुरू होने वाली थी, जिसमें उसका मौजूद रहना जरूरी था। पूरी कंपनी में सुबह से ही अलग तरह की हलचल थी। कर्मचारी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। कॉन्फ्रेंस रूम पूरी तरह तैयार किया जा चुका था और हर कोई रेवल के आने का इंतजार कर रहा था। हमेशा की तरह रेवल तेज कदमों से अंदर आया। उसके चेहरे पर वही गंभीरता और आत्मविश्वास था। उसने बिना समय गवाए सीधे मीटिंग रूम का रुख किया। अगले लगभग 3 घंटे तक लगातार मीटिंग चलती रही। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बिजनेस डील्स और आने वाली योजनाओं पर चर्चा होती रही। पूरे समय रेवल पूरी एकाग्रता के साथ हर बात सुनता और अपने फैसले देता रहा। आखिरकार मीटिंग खत्म हुई। एक एक करके सभी लोग बाहर निकल गए, जबकि रेवल अपने केबिन में वापस आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसने हल्की सी सांस ली और कुछ पल के लिए आंखें बंद कर ली। तभी दरवाजे पर हल्की सी नॉक हुई। बिना सिर उठाए उसने अंदर आने का इशारा किया। दरवाजा खुला और रॉबर्ट अंदर आया। उसने आदर से सिर झुकाया और अंग्रेजी में कहना शुरू किया, बॉस। वो मैडम थोड़ी देर में अपने फुटबॉल मैच के लिए निकल जाएंगी। यह सुनते ही रेवल के होठों पर धीरे धीरे एक बेहद खतरनाक मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक उतर आई। उसने कुर्सी से टिकते हुए धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा, तो वक्त आ गया है बटरफ्लाई को कैद में लाने का। उसकी आवाज में ऐसा यकीन था मानो उसने जो ठान लिया है उसे कोई बदल ही नहीं सकता। कुछ मिनट तक वह शांत बैठा रहा, फिर बिना कुछ और कहे अपना कोट उठाया, उसे पहना और तेज कदमों से कंपनी के बाहर निकल गया। रॉबर्ट भी बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे चल पड़ा। दोनों लिफ्ट से नीचे आए और पार्किंग की तरफ बढ़ने लगे। चलते हुए रॉबर्ट कई बार रेवल की तरफ देखता, फिर नजरें झुका लेता। वह रेवल को बहुत अच्छी तरह जानता था। उसके चेहरे पर आई वह मुस्कान कभी भी किसी के लिए अच्छी खबर नहीं होती थी। कार के पास पहुंचते हुए उसने मन ही मन गहरी सांस ली और चुपचाप सोचने लगा, हे गॉड, उस बच्ची की रक्षा करना। पता नहीं ये शैतान उस मासूम सी बच्ची के साथ क्या करेगा। उसके मन में पहली बार सौम्या के लिए सच्ची चिंता पैदा हुई थी, लेकिन वह इतना भी जानता था कि रेवल के फैसलों के बीच बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उसने धीरे से कार का आगे वाला दरवाजा खोला और जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। उधर रेवल बिना कोई भाव दिखाए ड्राइविंग सीट पर बैठा, इंजन स्टार्ट किया और कार तेजी से आगे बढ़ गई। उधर दूसरी तरफ ठीक 11 बजे सौम्या भी अपने पहले फुटबॉल मैच के लिए निकलने की तैयारी कर चुकी थी। आज का दिन उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। यह उसकी जिंदगी का पहला फुटबॉल मैच था और उसी उत्साह में वह बाकी सारी चिंताओं को जैसे पूरी तरह भूल चुकी थी। उसके चेहरे पर बच्चों जैसी चमक थी। कभी वह अपने जूते ठीक करती, कभी अपनी जर्सी संभालती और कभी आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा देती। उसकी खुशी देखकर कोई भी समझ सकता था कि वह इस पल का कितने समय से इंतजार कर रही थी। साहिल ने उसे जाते हुए देखा तो तुरंत बोला, चल, मैं तुझे छोड़ देता हूँ। लेकिन सौम्या ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। उसने अपने बैग की स्ट्रैप ठीक की और बोली, नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। उसके लहजे में आत्मविश्वास था।
वह नहीं जानती थी कि जिस रास्ते पर वह अपने सपनों का पहला मैच खेलने जा रही है, उसी रास्ते पर कोई और पहले से उसकी जिंदगी की दिशा बदलने का इंतजार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ रेवल पहले ही स्टेडियम पहुंच चुका था। आज वह वहां एक वीआईपी गेस्ट के तौर पर आया था, इसलिए उसके आने से पहले ही पूरी व्यवस्था की जा चुकी थी। सिक्योरिटी चारों तरफ तैनात थी और आयोजकों का पूरा ध्यान उसी पर था। रेवल शांत चेहरे के साथ अपनी तय जगह पर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी नजरें लगातार मैदान और खिलाड़ियों की गतिविधियों पर घूम रही थी। कुछ ही देर बाद मैच शुरू होने का समय नजदीक आने लगा। एक एक करके सभी खिलाड़ी अपने अपने चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गए ताकि मैच की ड्रेस पहन सकें। उधर सौम्या को आज तक बहुत कम लोगों ने इस तरह खेल की ड्रेस में देखा था। रेवल चुपचाप सब देख रहा था। तभी उसकी नजर चेंजिंग रूम से बाहर निकलती हुई एक दो लड़कियों पर पड़ी। जैसे ही उसने उन्हें देखा, उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसकी आंखों में गुस्से की एक ठंडी लहर उतर आई। उन लड़कियों ने खेल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, जिसमें उनके हाथ खुले हुए थे और पैरों का भी काफी हिस्सा दिखाई दे रहा था। यह सब देखकर उसके जबड़े कस गए। बाहर से वह बिल्कुल शांत बैठा रहा, लेकिन उसके भीतर गुस्सा हर पल बढ़ता जा रहा था। उसी क्षण उसके दिमाग में कुछ दिन पहले की वह रात कौंध गई, जब उसने पहली बार सौम्या को देखा था। उस दिन भले ही उसने शॉर्ट्स पहन रखे थे, लेकिन उसने लंबे बूट्स भी पहने हुए थे, जिसकी वजह से उसके पैर बहुत कम दिखाई दे रहे थे। वही तस्वीर बार बार उसके जहन में घूमने लगी। लेकिन आज अगर सौम्या भी इसी तरह की फुटबॉल ड्रेस पहनकर मैदान में उतरने वाली थी, तो यह ख्याल भर ही उसके अंदर बेचैनी और गुस्से को और बढ़ाने लगा। उसकी उंगलियां कुर्सी के हत्थे पर अनजाने में कस गईं। उसने आज यहाँ आने से पहले एक अलग योजना बनाई थी। उसका इरादा था कि मैच खत्म होने के बाद वह इनाया को किडनैप करेगा, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। एक पल के भीतर उसने अपना पूरा प्लान बदल दिया। उसकी आंखों में फिर वही ठंडी, खतरनाक चमक लौट आई। उसने बिना किसी को अपनी बेचैनी का एहसास होने दिए हल्का सा सिर घुमाया और दूर खड़े रॉबर्ट की तरफ एक छोटा सा इशारा किया। वह इशारा इतना मामूली था कि आसपास खड़े किसी और ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। रॉबर्ट वर्षों से रेवल के साथ था, इसलिए वह उसके हर इशारे का मतलब बिना शब्दों के समझ जाता था। उसने तुरंत हल्का सा सिर झुकाकर संकेत दे दिया कि वह सब संभाल लेगा। रेवल ने अपने चेहरे पर लगा हुआ मास्क उतारा और बिल्कुल चुपचाप अपने एक बॉडीगार्ड के साथ बदल लिया। सभी बॉडीगार्ड्स की ड्रेस एक जैसी थी, इसलिए अलग से कपड़े बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसने उस बॉडीगार्ड को अपनी जगह पर खड़े रहने का निर्देश दिया और खुद बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए धीरे धीरे वहां से निकल गया। उसकी चाल हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन उसके हर कदम में एक तय इरादा छिपा हुआ था। दूसरी तरफ रॉबर्ट पूरी स्थिति पर नजर रखते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाने में लग गया, जबकि रेवल भीड़ के बीच इस तरह गायब हो गया जैसे वह कभी वहां मौजूद ही न रहा हो। सभी लड़कियां अपने अपने चेंजिंग रूम में जाकर मैच की ड्रेस बदल चुकी थी। पूरे कॉरिडोर में हल्की हल्की भागदौड़ थी। कोई अपने जूते ठीक कर रहा था, कोई अपनी टीम के साथ आखिरी बार रणनीति पर बात कर रहा था। लेकिन इन सब के बीच सौम्या अभी तक ड्रेस बदल नहीं पाई थी। वह थोड़ी देर से पहुंची थी, इसलिए जल्दी जल्दी अपने बैग को संभालते हुए चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर आज भी वही बच्चों जैसी उत्सुकता थी। वह पूरी तरह अपने पहले फुटबॉल मैच के बारे में सोच रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई बहुत देर से उसकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है।
जैसे ही वह चेंजिंग रूम के दरवाजे के पास पहुंची, अचानक पीछे से किसी ने बेहद तेजी और सफाई से उसकी गर्दन के पास इंजेक्शन लगा दिया। एक हल्की सी चुभन हुई। सौम्या चौंक कर तुरंत पीछे मुड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। आसपास की आवाजें धीमी पड़ गईं, जमीन जैसे उसके पैरों के नीचे से खिसकने लगी। उसने किसी तरह पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह उस चेहरे को पहचान पाती, उसकी आंखें बंद हो गईं और उसका पूरा शरीर बेहोश होकर नीचे गिरने लगा। उसी पल रेवल ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में थाम लिया। उसने उसे जमीन पर गिरने तक नहीं दिया। कुछ सेकंड तक रेवल बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। उसकी नजरें सौम्या के शांत चेहरे पर टिकी थी। बेहोशी की हालत में भी उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी, जिसने पहली मुलाकात से ही रेवल को बेचैन कर रखा था। वह कुछ पल के लिए जैसे पूरी तरह उसी चेहरे में खो गया। उसकी सांसें धीमी हो गईं और उसकी पकड़ अनजाने में और भी संभल कर हो गई। तभी अचानक स्टेडियम में लगी अनाउंसमेंट की तेज आवाज गूंजी। वह आवाज सुनते ही रेवल जैसे अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने तुरंत चारों तरफ नजर दौड़ाई। यह पूरा इलाका पहले ही उसकी योजना के मुताबिक तैयार किया जा चुका था। उसने पहले ही यहाँ लगे सभी सीसीटीवी कैमरे बंद करवा दिए थे, इसलिए वहाँ उसकी कोई गतिविधि रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। उसने बिना किसी जल्दबाजी के बेहोश सौम्या को अपनी बाहों में उठाया और बिल्कुल सामान्य चाल से वहाँ से बाहर निकल गया। जो कोई दूर से देखता, उसे यही लगता कि शायद वह किसी बेहोश खिलाड़ी की मदद कर रहा है। पार्किंग एरिया में उसकी कार पहले से तैयार खड़ी थी। 2 बॉडीगार्ड्स वहीं उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने रेवल को आते देखा, तुरंत पीछे की सीट का दरवाजा खोल दिया। रेवल बहुत सावधानी से कार के अंदर बैठा और सौम्या को अपनी गोद में संभाल लिया। उसके बैठते ही दोनों बॉडीगार्ड आगे वाली सीटों पर जाकर बैठ गए। अगले ही पल उन्होंने आगे और पीछे की सीटों के बीच लगा पार्टीशन ऑन कर दिया, जिससे पीछे का हिस्सा पूरी तरह अलग हो गया। कार धीरे धीरे पार्किंग से बाहर निकल गई। पीछे की सीट पर गहरा सन्नाटा था। रेवल चुपचाप बैठा था और उसकी गोद में बेहोश पड़ी सौम्या का सिर उसके सीने से लगा हुआ था। उसके चेहरे की मासूमियत इस वक्त भी बिल्कुल वैसी ही थी। रेवल बहुत देर तक उसे बिना पलक झपकाए देखता रहा। फिर बहुत धीमी आवाज में, जैसे सिर्फ खुद से बात कर रहा हो, मन ही मन बोला, माफ करना जान, मैं ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन अगर मैं तुम्हें ये मैच खेलने देता तो लोग मैच कम तुम्हें ज्यादा देखते, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर तुम्हारे चक्कर में न जाने कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती। उसकी आवाज में एक अजीब सा जुनून और अधिकार झलक रहा था। उसने सौम्या के चेहरे की तरफ फिर देखा और बेहद धीमे स्वर में कहा, और वैसे भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरी होने वाली बीवी को कोई आंख उठाकर भी देखे। उसके बाद वह फिर खामोश हो गया, जबकि कार लगातार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती रही। उधर दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग जगह पर एक अंधेरा कमरा खामोशी में डूबा हुआ था। कमरे में बस एक कोने से आती बेहद हल्की पीली रोशनी थी, जो मुश्किल से आसपास की चीजों का आकार दिखा पा रही थी। उसी कमरे के बीचों बीच स्वाति को कुर्सी से कसकर बांधकर रखा गया था। उसके हाथ पैर मजबूती से बंधे हुए थे और उसकी आंखों पर मोटी काली पट्टी बंधी हुई थी। पूरे कमरे में डरावना सन्नाटा पसरा था। कहीं दूर से पानी की बूंद गिरने की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन उसके अलावा वहां कुछ भी नहीं था। बेहोशी और होश के बीच झूलती स्वाति हल्का सा करवट लेने की कोशिश कर रही थी,
मगर बंधनों की वजह से वह जरा भी हिल नहीं पा रही थी। उसे अब तक यह भी नहीं पता था कि वह कहाँ है और उसके साथ आगे क्या होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ स्वाति को धीरे धीरे होश आने लगा। उसका पूरा शरीर भारी लग रहा था और सिर में तेज दर्द उठ रहा था। उसने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों पर बंधी मोटी पट्टी की वजह से उसे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही महसूस हो रहा था। कुछ पल तक वह समझ ही नहीं पाई कि वह कहाँ है। घबराहट धीरे धीरे उसके दिल में जगह बनाने लगी। उसने अपने हाथ हिलाने चाहे, लेकिन वे बिल्कुल भी नहीं हिले। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके दोनों हाथ मजबूती से बंधे हुए हैं। डर के मारे उसकी सांसें तेज हो गई। उसने कांपती हुई आवाज में धीरे धीरे कहा, खोलो, खोलो मुझे। उसकी आवाज उस कमरे की खामोशी में गूंजकर वहीं खो गई। उसने फिर थोड़ा जोर से पुकारा, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। पूरे कमरे में ऐसा सन्नाटा था जैसे वहां उसके अलावा कोई मौजूद ही न हो। कुछ देर बाद उसने पूरी ताकत लगाकर अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। उसकी कलाइयां दर्द से लाल होने लगी, लेकिन बंधन जरा भी ढीले नहीं पड़े। तभी उसे महसूस हुआ कि उसे रस्सी से नहीं, बल्कि हथकड़ियों से बांधा गया है। यह एहसास होते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अब उसे समझ आ गया था कि चाहे वह जितनी भी कोशिश कर ले, अपने दम पर वहां से निकल पाना नामुमकिन था। वहीं दूसरी तरफ शाम के करीब 7 बजे सौम्या की पलकों में भी हलचल हुई। उसने धीरे धीरे आंखें खोलने की कोशिश की। सिर में इतना तेज दर्द था कि जैसे किसी ने भीतर हथौड़े चला दिए हों। उसने कराहते हुए अपना हाथ माथे पर रखा और गहरी सांस ली। कुछ पल बाद उसने हिम्मत जुटाकर पूरी तरह आंखें खोली। सामने का नजारा देखकर वह कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप रह गई। वह किसी साधारण कमरे में नहीं, बल्कि एक बेहद शानदार और खूबसूरती से सजाए गए बेडरूम में थी। कमरे की दीवारें हल्के रंगों से सजी हुई थी। महंगे फर्नीचर की चमक दूर से ही दिखाई दे रही थी और हर चीज बड़ी बारीकी से सजाई गई थी। लेकिन उसकी नजर जिस चीज पर जाकर ठहर गई, उसे देखकर वह और भी ज्यादा हैरान रह गई। कमरे की लगभग हर दीवार पर उसकी ही बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी हुई थी। हर पेंटिंग में वही थी, कहीं मुस्कुराती हुई, कहीं किसी किताब के साथ, कहीं दूर देखते हुए। और उन सभी के बीच बेड के ठीक ऊपर क्राउन के पास सिर्फ एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी, रेवल की। वह तस्वीर इतनी प्रभावशाली थी कि अनजाने में सौम्या की नजर कुछ पल उसी पर टिक गई। अगले ही पल उसके दिमाग में टूटी फूटी यादें लौटने लगी। उसे याद आया कि वह अपने फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए पहुंची थी, फिर चेंजिंग रूम की तरफ जा रही थी। तभी पीछे से किसी ने उसके सिर के पास कुछ चुभाया था। उसके बाद सब कुछ धुंधला हो गया था। उसके आगे क्या हुआ, उसे बिल्कुल याद नहीं था। सौम्या ने धीरे से अपना सिर पकड़ते हुए बेड से उठने की कोशिश की। उसका शरीर अब भी थोड़ा लड़खड़ा रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वह धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली। बाहर आते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वह किसी साधारण घर में नहीं, बल्कि एक विशाल महल के अंदर थी। सामने लंबा चौड़ा गलियारा, ऊंची छतें, चमकते झूमर और दूर तक फैली भव्य सजावट दिखाई दे रही थी। कुछ पल तक वह वहीं खड़ी चारों तरफ देखती रही। उसके मन में एक के बाद एक सवाल उठने लगे। मेरा तो कोई दुश्मन भी नहीं है, फिर मुझे किडनैप किसने किया और क्यों? उसने अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिर उसने उस सोच को फिलहाल छोड़ दिया और धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई।
हर कदम के साथ पूरे महल में उसके पैरों की हल्की आवाज गूंज रही थी। कुछ ही देर में वह नीचे हॉल में पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर वह फिर ठिठक गई। पूरा हॉल बिल्कुल खाली था। न कोई नौकर, न कोई गार्ड, न कोई इंसान। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था कि मानो उस विशाल महल में कोई रहता ही न हो। वहां तक कि एक मक्खी भी दिखाई नहीं दे रही थी। सौम्या ने बेचैनी से चारों तरफ नजर दौड़ाई। जितना वह उस खामोशी को महसूस कर रही थी, उतना ही उसके मन में अनजाना डर और बढ़ता जा रहा था। सौम्या ने पूरे हॉल में चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हो रही थी कि उसे मेन गेट कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। पूरा हॉल गोल आकार में बना हुआ था। चारों दिशाओं में एक जैसे कई दरवाजे थे और हर दरवाजे के पीछे एक कमरा। ऊपर भी बिल्कुल यही बनावट थी। जिस फ्लोर पर वह खड़ी थी, उसके ठीक ऊपर भी उसी तरह कमरे बने हुए थे। बीचों बीच एक बहुत बड़ा और शानदार झूमर छत से लटका हुआ था, जिसकी हल्की सुनहरी रोशनी पूरे हॉल में फैल रही थी। हर तरफ महंगा फर्नीचर, खूबसूरत सजावट और चमचमाती संगमरमर की फर्श थी। पहली नजर में यह जगह बेहद आलीशान लगती थी, लेकिन जितनी देर कोई उसे देखता, उतनी ही ज्यादा उलझन बढ़ती जाती। ऐसा लगता था जैसे इस महल का हर कोना जानबूझकर एक जैसा बनाया गया हो, ताकि कोई भी पहली बार यहाँ आए तो उसकी दिशा ही भटक जाए। दीवारें, दरवाजे, गलियारे, सब कुछ इतना मिलता जुलता था कि समझ ही नहीं आता था कि कौन सा रास्ता कहा जाता है। सौम्या कुछ देर तक धीरे धीरे इधर उधर देखती रही। उसने एक दो कदम आगे बढ़ाए, फिर रुक गई। उसने दोबारा चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा कमरा किचन है, कौन सा बेडरूम और सबसे जरूरी मेन गेट आखिर है कहाँ। जितना वह समझने की कोशिश करती, उतनी ही ज्यादा उलझती चली जाती। ऊपर से उसके सिर का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था। हर धड़कन के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सिर फट जाएगा। आखिर उसने हार मान ली। उसने धीरे धीरे पास रखे एक बड़े से सोफे तक कदम बढ़ाए और थककर उसी पर बैठ गई। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और आंखें कुछ पल के लिए बंद कर ली। इस समय उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वह ठीक से सोच भी सके। उसके मन में अनगिनत सवाल थे, लेकिन दर्द ने उसकी सोचने समझने की ताकत लगभग छीन ली थी। पूरे हॉल में फिर वही गहरा सन्नाटा छा गया, जिसमें सिर्फ उसकी धीमी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन सौम्या इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि उसकी हर हरकत पर किसी की नजर लगातार बनी हुई है। महल के एक अलग कमरे में बैठा रेवल सामने लगी कई सीसीटीवी स्क्रीन पर सिर्फ उसे ही देख रहा था। उसकी आंखें स्क्रीन से एक पल के लिए भी नहीं हट रही थी। उसने सौम्या को सिर पकड़कर बैठते देखा तो उसके होंठ पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह धीमे स्वर में बोला, मानना पड़ेगा बेबी गर्ल, चलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम चलकर हॉल तक आ गई। उसने कुर्सी पर थोड़ा पीछे टिकते हुए स्क्रीन पर नजरें गड़ा दी और आगे कहा, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ से आगे तुम जा नहीं पाओगी। आखिर ये रेवल का बनाया हुआ भूल भुलैया है, जहाँ से कोई नहीं जा सकता। उसकी आवाज में पूरा विश्वास था। उधर सौम्या अब भी सिर दर्द से परेशान थी। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई उसकी हर सांस, हर कदम और हर कोशिश पर नजर रखे बैठा है। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली, धीरे धीरे सोफे से उठी और एक हाथ से अपना सिर पकड़ते हुए सामने दिखाई देने वाले एक दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। उसके कदम अब भी थोड़े लड़खड़ा रहे थे। वह दरवाजे तक पहुंची।
कुछ पल उसे देखती रही और फिर धीरे से उसका हैंडल पकड़कर दरवाजा खोल दिया। सौम्या ने जैसे ही उस कमरे का दरवाजा खोला, उसकी उम्मीद अगले ही पल टूट गई। सामने का कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह कमरा जहां उसकी आंख खुली थी। वही सजावट, वही फर्नीचर, वही रंग, यहाँ तक कि चीजों की जगह भी लगभग एक जैसी थी। उसने कुछ पल तक हैरानी से चारों तरफ देखा, फिर धीरे से दरवाजा वापस बंद कर दिया। उसने सोचा शायद दूसरा कमरा अलग होगा। वह तेजी से अगले दरवाजे तक गई और उसे खोला, लेकिन वहां भी वही नजारा था। तीसरा कमरा, चौथा कमरा। हर बार दरवाजा खुलता और सामने वही एक जैसी बनावट उसका इंतजार करती। धीरे धीरे उसकी सांसें तेज होने लगी। उसके सिर का दर्द अब भी कम नहीं हुआ था और बार बार एक जैसे कमरे देखकर उसकी उलझन और बढ़ती जा रही थी। कुछ पल के लिए उसने दीवार का सहारा लिया, आंखें बंद की और गहरी सांस ली। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मन ही मन खुद को संभाला और सोचा, एक बार और। फिर उसने अपनी बची हुई हिम्मत जुटाई और सामने वाले एक और दरवाजे का हैंडल पकड़कर उसे धीरे से खोल दिया। इस बार जैसे ही दरवाजा खुला, सामने का दृश्य देखकर उसके चेहरे पर पहली बार राहत की हल्की मुस्कान आ गई। यह किचन था, चमचमाता हुआ, पूरी तरह सजा हुआ और हर चीज अपनी जगह पर करीने से रखी हुई थी। बिना देर किए वह अंदर चली गई। सबसे पहले उसने फ्रिज खोला और उसमें से ठंडे पानी की बोतल निकाली। लेकिन पानी पीने से पहले वह किचन के सिंक तक गई। उसने दोनों हथेलियों में पानी लेकर अपना चेहरा धोया। ठंडे पानी की छींटे पड़ते ही उसे थोड़ी ताजगी महसूस हुई। फिर उसने पास रखे दूसरे फ्रिज से एक नींबू निकाला। उसने ग्लास में पानी डाला, नींबू निचोड़ा और धीरे धीरे उसे मिलाया। इसके बाद वह किचन के स्लैब पर चढ़कर बैठ गई और छोटे छोटे घूंट भरते हुए नींबू पानी पीने लगी। हर घूंट के साथ उसके सिर का भारीपन थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। उसने आंखें कुछ पल के लिए बंद कर ली, मानो उसी छोटे से सुकून को महसूस करना चाहती हो। दूसरी तरफ सीसीटीवी स्क्रीन के सामने खड़ा रेवल यह सब चुपचाप देख रहा था। उसे सौम्या के चेहरे पर लौटती राहत देखकर अनजाने में हल्की मुस्कान आ गई। उसने बिना कुछ कहे स्क्रीन से नजर हटाई और धीरे धीरे सीसीटीवी रूम से बाहर निकल गया। इस समय पूरा विशाल बंगला लगभग खाली पड़ा था। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि सचमुच किसी श्मशान जैसी खामोशी महसूस हो रही थी। नींबू पानी खत्म करने के बाद सौम्या स्लैब से उतरी। उसने एक बार फिर पूरे किचन पर नजर डाली, फिर बाहर निकलकर वापस उसी बड़े हॉल में आ गई। वह धीरे धीरे चलते हुए एक सोफे पर बैठ गई और दोनों हाथों को आपस में जोड़कर सोचने लगी, आखिर यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? उसके दिमाग में एक के बाद एक कई रास्ते आ रहे थे, लेकिन कोई भी सही नहीं लग रहा था। तभी अचानक पूरे बंगले में एक भारी गूंजती हुई आवाज फैल गई, वाईफाई। वह आवाज इतनी साफ और गहरी थी कि उसकी गूंज हर दीवार से टकराकर पूरे महल में फैल गई। यह किसी और की नहीं, बल्कि रेवल की आवाज थी। वह आवाज सुनते ही सौम्या का पूरा शरीर सिहर उठा। उसके हाथ अनजाने में कस गए और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे अच्छी तरह एहसास था कि यह आवाज किसकी है, लेकिन उसके भीतर इतना डर भर चुका था कि वह उस दिशा में देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। कुछ पल तक वह बिल्कुल जड़ होकर वहीं बैठी रही, जबकि पूरे महल में अब भी उसी एक शब्द की गूंज तैर रही थी, वाईफाई। वहीं दूसरी तरफ रेवल धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था।
पूरे महल में इस समय इतना गहरा सन्नाटा था कि उसके हर कदम की आवाज साफ साफ दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। उसकी जूतों की धीमी टक टक पूरे हॉल में फैल रही थी और वही आवाज सीधे सौम्या के कानों तक पहुंच रही थी। सोफे पर बैठी सौम्या बिना पीछे देखे ही समझ गई थी कि वह उसी की तरफ आ रहा है। जैसे जैसे कदमों की आवाज उसके करीब आती जा रही थी, वैसे वैसे उसके दिल की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। उसने डर के मारे अपनी दोनों मुट्ठियां कसकर भींच ली। उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ने लगे थे। वह बार बार खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके अंदर उठता डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। उसने गहरी सांस ली, मगर उसकी सांसें भी अब कांपने लगी थी। पूरे हॉल में अब बस वही कदमों की आवाज थी और उसके दिल की धड़कनों का शोर। अचानक वह आवाज पूरी तरह बंद हो गई। सौम्या का दिल जैसे एक पल के लिए रुक सा गया। बिना पीछे देखे ही उसे एहसास हो गया कि रेवल अब सीढ़ियों से उतरकर ठीक उसके पीछे आ चुका है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसे अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसों का एहसास हुआ। उसका पूरा शरीर अनायास सिहर उठा। रेवल इस समय सोफे के पीछे खड़ा था और थोड़ा झुककर उसके बिल्कुल करीब आ गया था। उसका चेहरा सौम्या की गर्दन से कुछ ही इंच की दूरी पर था। उसकी हर सांस सौम्या की गर्दन को छू रही थी, जिससे उसके शरीर में डर की एक और लहर दौड़ गई। रेवल ने बेहद धीमी लेकिन भारी आवाज में उसके कान के पास झुककर कहा, हाउ आर यू वाइफी। बहुत टाइम हो गया ना मिले हुए। उसकी आवाज इतनी करीब से सुनते ही सौम्या एकदम से घबरा गई। वह झटके से सोफे से उठ खड़ी हुई और कुछ कदम पीछे हट गई। अब दोनों आमने सामने खड़े थे। सौम्या के चेहरे पर एक साथ डर, गुस्सा और उलझन साफ दिखाई दे रही थी। उसने कांपती हुई सांसों को संभालने की कोशिश की, फिर पूरी हिम्मत जुटाकर ऊंची आवाज में बोली, डोंट कॉल मी वाइफी। आई एम नॉट योर वाइफ, अंडरस्टैंड। उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन भीतर छिपा डर भी उतना ही साफ महसूस हो रहा था। सौम्या की बात पूरी होते ही रेवल के चेहरे के भाव एक पल में बदल गए। उसकी आंखों में ठंडा गुस्सा उतर आया। वह बिना पलक झपकाए उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके हर कदम में ऐसा दबाव था कि सौम्या अनजाने में एक एक कदम पीछे हटती चली गई। कुछ ही सेकंड में वह फिर उसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। उसने तेज और सख्त आवाज में कहा, आवाज नीची वाइफी। मुझे मेरे सामने ऊंची आवाज बिल्कुल पसंद नहीं। उसकी गूंजती हुई आवाज पूरे हॉल में फैल गई। रेवल के अचानक इस तरह चिल्लाने से सौम्या बुरी तरह सहम गई। उसकी आंखें एक पल के लिए फैल गईं और सांसें फिर से तेज हो गईं। लेकिन डर के बावजूद उसने खुद को टूटने नहीं दिया। उसने हिम्मत जुटाई, कांपती हुई आवाज को संभालते हुए उसकी आंखों में देखा और बोली, देखो, तुम जो कोई भी हो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हें नहीं जानती। उसके शब्दों में विनती भी थी और अपने लिए खड़े रहने की कोशिश भी। जबकि सामने खड़ा रेवल अब भी उसी ठंडी नजरों से उसे देख रहा था, मानो उसकी हर बात पहले से ही उसके लिए कोई मायने नहीं रखती हो। हेलो माय अनस्पोकन डिजायर्स की फैमिली। आई नो कि एपिसोड बहुत ज़्यादा लेट आ रहे हैं एंड इस वजह से आप मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा वाले गुस्सा हो, मुझे ये पता है, बट स्टिल मैं अभी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले थे एंड मैं अभी डार्क ऑब्सेशन डायरीज पर एक्टिव थी। हालांकि अब मैं दोनों ही जगह इनएक्टिव होने वाली हूँ, चाहे वो यहाँ पे हो चाहे वो डार्क ऑब्सेशन डायरीज पर हो। एंड मैं आपको बता दूँ कि आपका नेक्स्ट वीक से एपिसोड जो वीक में 1 टाइम आ रहा था वो 2 टाइम आ गया। एंड इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में एंड नेक्स्ट वीक में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड एंजॉय कीजिए इस एपिसोड को।